जब बेटे और बहू अपनी ननद को बुलाकर उनका बक्सा खोलते हैं तब देखकर हैरान रह जाते हैं। वह तो समझ रहे थे कि उस बक्से में तो कीमती सामान रखा होगा, लेकिन बक्से में सूखी रोटियां और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा हुआ था। यह सब देखकर बेटे ने अपनी माँ से सवाल पूछा कि माँ, आपने इस बक्से में यह खाने पीने का सामान क्यों रखा हुआ है? तब रागिनी जी कहती हैं, बेटा, जब बेटे और बहू बाहर पार्टियां करते हैं तब घर में खाना नहीं बनता है और मैं भूखी ना रहूं, इसलिए इन सूखी रोटियों को छुपा कर रखा है ताकि भिगो कर खा सकूं। यह सुनकर बहू और बेटे शर्म से नजरें झुका लेते हैं और बेटी भी अपनी भाभी और भाई को डांटने लगती हैं, बातें सुनाने लगती हैं। आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर रागिनी जी बैठी हुई हैं। बैठे बैठे अपनी बड़ी बहू को देख रही हैं कि कब वह रसोई से आएं और उन्हें कुछ खाने को दें। सुबह के 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक बहू ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। रागिनी जी की उम्र लगभग 60 से 65 साल की है। बाल चांदी की तरह सफ़ेद हैं। कमजोरी की वजह से कमर झुक गई है। आंखों पर मोटा काला चश्मा लगा हुआ है। अभी 4 दिन पहले ही तो बहू आंखों के कैंप में छोड़कर आई थी कि जाकर के अपना ऑपरेशन करवा लो, और बहू अपने घर वापस आ गई थी। उनकी आंखों में बहुत दिनों से मोतियाबिंद था। बहू बेटे से कहती थी कि अस्पताल ले चलो, दिखा दो, पर पैसों की वजह से अस्पताल नहीं ले जाता था। कहता था, पूरी उम्र जी ली है, देखकर क्या करोगी? कितनी उम्र बची है तुम्हारी जो हम तुम पर इतने पैसे लगाएं? तभी किसी ने मेरी बहू को बताया कि पास में ही आँखों के ऑपरेशन का कैंप लगा है, जहां पर नज़र का चश्मा और मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है। तो उनकी बहू ने उन पर दया दिखाई, उसे कैंप में छोड़ती है। यह तो भगवान का शुक्र है कि उस कैंप के डॉक्टर और नर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने 3 दिन तक उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सुबह शाम खाने पीने के लिए दूध दलिया वगैरह समय से दिया। 3 दिन बाद रात को ही उनके पड़ोस का एक लड़का उन्हें घर छोड़ देता है, क्योंकि उसके भी दादी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। तो हम दोनों को वापस गांव में ले आता है। रात को तो बहू ने कह दिया था कि तुमने बताया नहीं कि आ रही हो, इसलिए मैंने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है। तुम तो कैंप से ही दूध दलिया खाकर आई हो। अब मैं सोने जा रही हूँ। और बहू रागिनी जी को रात में बिना कुछ खाने को दिए ही अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उनका बेटा भी उन्हें एक बार यह पूछने नहीं आता है कि माँ, तुम्हारी आँख में अब दर्द तो नहीं है? और वह ऐसी बुढ़िया हैं कि आँख में दर्द होते हुए भी रो नहीं सकती थी। डॉक्टर ने मना किया था कि आँखों पर जोर मत डालना, रोना नहीं है। अब तो पूरी दोपहरी भी चली गई। भूख के मारे रागिनी जी के पेट में चूहे कूद रहे हैं और वह रसोई में बहू की राह जो देख रही हैं कि बहू उनको कुछ खाने को दे दे। लेकिन बहू अपने पति और बच्चों के लिए रसोई से खाना लेकर जाती हैं। फिर वह रागिनी जी के सामने एक टेढ़ी मेढ़ी थाली रख देती हैं और साथ में ही पीने के लिए एक पुराना सा लोटा रख देती हैं। बच्चे और उनका बेटा खाना खाने लगता है। उनकी बहू उन्हें भी खाना देकर चली जाती है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि बहू ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। लेकिन जब बहू ने
मेरी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली में खाना परोसा तो उसमें नमक और 2 सूखी रोटियां रखी थी। उन सूखी रोटी को देख कर के मैंने बहू से पूछा, बहू रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो नमक और रोटी नहीं खाएंगे। जो तुमने बच्चों के लिए बनाया है वह मुझे भी दे दो। मुझे यह सूखी रोटी नमक के साथ खाई नहीं जाती हैं। बहू चिढ़ते हुए कहती है कि यही बनाया है सबके लिए, चुपचाप से तुम भी यही खा लो। तभी अंदर से पोता आवाज़ देता है, अरे माँ, छोले की सब्जी और आलू की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अपने बेटे की बात सुनते ही संजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर भी बहू से इतना ना बना कि अपनी बूढ़ी अम्मा के खाने में छोले की सब्जी दे देती। बड़ी मुश्किल से रागिनी जी उन सूखी रोटी को नमक लगाकर खा लेती हैं और फिर कमरे में पड़ी अपनी चारपाई पर आकर के बैठ जाती हैं। अपने पुराने दिनों को याद करने लगती हैं कि कैसे उनके पति ने दिन रात मेहनत करके इस घर को बनाया है। जब वह इस घर में शादी करके आई थी तो एक बड़ा सा कच्चा आंगन था और उसमें 2 कच्चे कमरे बने हुए थे और आंगन में ही 2 गाय भैंस बंधी हुई थी। आंगन के बीचों बीच आम का एक पेड़ लगा हुआ था। मेरे पति को उस आम के पेड़ से बहुत लगाव था। उन्होंने पूरे घर को बनवा दिया था लेकिन उस आम के पेड़ को नहीं कटवाया था। धीरे धीरे पैसे जोड़ करके ज़मीन खरीदी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरे पति राम भजन जी ने कहा था कि मैं बेटे को खूब पढ़ाऊंगा, खूब अच्छे से इसकी परवरिश करूंगा जिससे यह बढ़िया नौकरी करे। बेटे के जन्मदिन पर राम भजन जी उसके लिए साइकिल खरीद कर ले आए थे। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लग गया। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे पति को इतनी खुशी नहीं हुई थी। उन्होंने तो दूसरी बार भी बेटे की चाह की थी। बेटे जितने भी हों घर में उन्हें कम ही लगते थे। घर में बेटे को बड़ा होते देख राम भजन जी बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा तो राम भजन जी ने अपने बेटे के लिए व्यापार करने की सूझी। अपने बेटे को एक अच्छा सा बिजनेस करवाऊंगा। मेरा बेटा घर में रहेगा और खूब पैसे कमाएगा। उसे घर से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहकर सबकी देखभाल भी कर पाएगा। देखते ही देखते मेरे पति का कारोबार बहुत अच्छे से चलने लग गया और उस कारोबार को मेरे बेटे ने संभाल लिया। अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। बेटी की भी शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली गई और ससुराल जा करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार रही थी। मेरा बेटा भी अपने पिता के साथ उनके व्यापार में हाथ बटाने लगा। अब तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आने लगे और उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया। बहू संजू भी घर में आ चुकी थी। दोनों ही बहू बेटे बहुत अच्छे से रह रहे थे और अपने पिता की बहुत बात मानते थे। मुझे भी अच्छी तरह से रखते थे। जब तक मेरे पति जिंदा थे तब तक मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उनका भरा पूरा परिवार अच्छी तरह से खुशहाल था। रागिनी जी अपने पति बहू बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। कुछ समय के बाद ही राम भजन जी को व्यापार में घाटा शुरू हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हुई। जब बाद में पता चला कि बेटा ही उनसे चुप
चुप करके कारोबार में अपनी मनमर्जी से पैसा खर्च कर रहा है। सोच रहा था कि थोड़े बहुत पैसे निकाल भी लूँगा तो पिताजी को क्या पता चलेगा, लेकिन जब मेरे पति को पता चला कि बेटा ही पैसों को निकाल रहा है तो उनको बहुत धक्का लगा और इसी बात को सोचते सोचते और बीमार रहने लगे कि मैंने सब कुछ किया तो बेटे के लिए ही था और बेटा ही मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। अरे मैं कौन सा व्यापार और पैसा अपने साथ लेकर जाने वाला था, सब कुछ उसके लिए ही छोड़ जाता और इसी टेंशन में वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। रागिनी जी अपने पति के जाने के बाद दिन रात रोती रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है। आँखों में मोतियाबिंद की वजह से दर्द होता रहता है। बड़ी मुश्किल से बहू उनको कैंप तक छोड़कर आई थी, तब जाकर उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन पति के जाने के बाद तो बेटे बहू का रवैया ही बदल गया। जब तक रागिनी जी के हाथ पैर चलते थे और वह बहू के साथ घर के कामों में मदद करती थी, तब तक तो बहू भी खुश थी। लेकिन अब रागिनी जी के घर के काम नहीं होते हैं। उनकी आँख में लगातार दर्द रहता है, ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, इसीलिए वह अब घर के कामों में भी अपनी बहू का हाथ नहीं बटा पाती हैं। रागिनी जी वजह से बहू बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। अब ना तो किसी भी बात में रागिनी जी की सुनी जाती थी और ना ही कुछ पूछा जाता था। वह तो कोने में एक पुराने सामान की तरह पड़ी हुई थी। अब तो बहू खाने पीने में भी परेशान करने लगी थी। अपने पति और बच्चों के लिए कुछ और बनाती थी और अपनी बूढ़ी सास को रूखा सूखा या बासी खाना खाने को देती। वह बूढ़ी होती गई और घर में उपेक्षित होती चली गई। घर में जब पोता पोती रहते थे तो थोड़ा बहुत अपनी दादी के आसपास खेलते रहते थे, बात करते रहते थे। लेकिन थोड़े बड़े होने पर वह भी बड़े शहरों में पढ़ने के लिए चले गए। अब तो रागिनी जी का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह घर में एक कोने में पड़ी रहती थी। अम्मा जी के एक पुराना सा बाहर कमरा खाली कर दिया और उनमें उनके रहने के लिए एक टूटी फूटी खाट, पुराना बिस्तर दे दिया, एक टेढ़ी मेढ़ी थाली और पानी के लिए एक सुराही रख दी। बेचारी रागिनी जी अपने अपेक्षा को मन में समेटकर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती कि कब उनकी बहू आए और उनको खाना दे। वह दरवाजे पर चौखट पर बैठी अपनी बहू का ही इंतजार कर रही थी कि तभी उन्हें सामने से कोई आता दिखाई दिया। उसको देख करके उनकी आंखें चमक उठी। देखा तो सामने से उनकी बेटी अनुष्का आ रही थी, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर वह बेचैन हो जाती हैं। मेरी बेटी अनुष्का ने कितनी बार मुझसे कहा कि अम्मा तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, तुम उधर आराम से रहोगी। मेरे घर में तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे रहने से किसी को समस्या नहीं होगी। लेकिन अम्मा जी तो पुराने ख्याल की थी। उनको बेटी के घर का पानी तक पीना गंवारा नहीं था, इसलिए वह अपनी बेटी के घर जाने से इनकार कर देती हैं। एक दिन रागिनी जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मेरा चश्मा बनवा दो, डॉक्टर ने यह नंबर दिया है, कहा था कि चश्मा लगाओ तो तुम्हारा सिर दर्द नहीं होगा। लेकिन बहू अंदर से तमतमाते हुए आई और कहती है, हाँ घर में तो
पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हारे ऊपर हम इतने पैसे खर्च करेंगे। और अपने चश्मा का राग अलापना बंद करो। अभी तुम्हारी दवाइयों में कितना खर्चा हो गया है। और अगर कोई बात कहनी हो तो जब यह ऑफिस से आया करें तब कहा करो। ऑफिस जाते वक्त रोका टोका मत करो। बहुत गलत आदत है आपकी। जब भी मेरे पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं तो पीछे से रोक टोक देती हो। बेचारी रागिनी जी बहू के डांटने पर चुपचाप से अपने कमरे में आकर के बैठ जाती हैं। आज घर में पोते का जन्मदिन था। खूब सारे पकवानों की खुशबू आ रही थी। घर में कुछ रिश्तेदार भी आ रहे थे, लेकिन अम्मा जी को कुछ नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है। वह आंगन की चहल पहल देख करके अपने घर से बाहर निकल कर आई हैं। कुछ लोगों को जब अपने घर में आता जाता देखती हैं तो उनका मन खुश हो जाता है और सोचती हैं कि चलो पोते के जन्मदिन के बहाने कुछ अच्छा तो खाने को मिलेगा। धूमधाम से पोते का जन्मदिन मनाया जाता है। सब लोग अपनी अपनी प्लेटों में जलेबी, समोसे, कचौड़ी और भी ना जाने क्या क्या नाश्ता कर रहे थे। अम्मा जी तब तक इंतज़ार कर रही थी कि कब बहू लेकर के आए और मैं कुछ अच्छा खाऊं। लेकिन यह क्या, उनकी बहू वही सूखी रोटी लेकर के थाली में रख देती है और कहती है तुम अपने कमरे में जाकर के बैठ जाओ, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, उधर ही बैठकर खा लेना और सो जाना। बेचारी रागिनी जी एकदम से मायूस हो जाती हैं और अपने कमरे में आकर के बेमन से उस रोटी को खाने लगती हैं। खाने के बाद लोटे में देखती हैं कि पानी ही नहीं है। अपनी बहू को आवाज़ देती हैं, बेटा इसमें पानी दे दो। जो बहू नहीं सुनती है तो वह अपना लोटा ले कर के बाहर पानी भरने के लिए आ जाती हैं। बहू देखती है कि अम्मा जी फिर से कमरे के बाहर निकलकर आ गई हैं। बहू को यह डर लग रहा था कि 4 रिश्तेदार देखेंगे तो सोचेंगे कि अपनी सास को किस तरह से रखती हैं और कहीं मेरी सास मेरी चुगली ना कर दे। इस तरह से बहू कमरे से निकलने के लिए मना कर रही थी। बहू हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले जाकर बैठा देती है और कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कमरे से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम नहीं मानती हो। अरे थोड़ी देर इंतज़ार कर लेती। रागिनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चारपाई पकड़ करके चुपचाप से बैठ जाते हैं। उनको अपनी बहू का रवैया बहुत ही खराब लगता है और रोने लगती हैं कि बहू तो मेरे साथ कितना गलत व्यवहार करती है। अरे मैंने पानी ही तो मांगा था ना, तो कुछ अच्छा खाने को देती है और पानी मांगा था तो उसमें भी मुझे पकड़ करके कमरे में बैठा गई। दूसरे दिन रागिनी जी अपने कमरे से अपना एक टूटा फूटा लोहे का बक्सा लेकर जाने लगती हैं। बहू जब देखती है कि अम्मा जी अपना पुराना बक्सा ले करके कहीं जा रही हैं तो धमकाते हुए आती हैं और कहती है, तुम बक्सा लेकर के कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बक्से में ज़रूर कुछ कीमती सामान है, तभी तुम इसको ले करके जा रही हो। लगता है अपनी बेटी को दे दोगी। और वह फटाक से अपने पति को फ़ोन करके बुला लेती हैं कि घर पर आ जाओ, अम्मा जी का बक्सा खोलना है। अम्मा जी अपना बक्सा खोलने से मना कर रही हैं। वह अपने बेटे से कहती हैं, मेरा बक्सा मत खोलो, लेकिन बहू बेटा एक भी नहीं सुनते हैं और अपनी ननद को भी फ़ोन करके बुला लेती हैं कि देखो अम्मा जी मुझसे कितना झूठ बोलती हैं, अपने बक्से में कितना सारा कीमती सामान
छुपा करके रखा है, लेकिन अपने बेटे बहू को नहीं देती हैं। तुम्हें देने के लिए रखा है। जबरदस्ती से बेटा अम्मा जी के बक्से का ताला एक पत्थर से तोड़ देता है और जैसे ही बक्सा खुलता है तो बेटा और बहू और बेटी तीनों ही उस बक्से को देख करके दंग रह जाते हैं। उन तीनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। बस उनकी बेटी की आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे हैं और अम्मा जी भी अपने पल्लू से अपनी आंखों को लगातार पोंछ रही हैं, क्योंकि अम्मा जी के बक्से में कोई कीमती सामान नहीं बल्कि सूखी रोटियां, बिस्कुट के कुछ पैकेट और अचार का एक डिब्बा रखा हुआ है। बेटी पूछती है, माँ तुमने इन चीज़ों को बक्से में क्यों रखा हुआ है? यह तो खाने पीने की चीज़ है। तो अम्मा जी अपनी बेटी से कहती हैं, बेटा कभी कभी बेटे बहू बाहर खाना खाने जाते हैं और देर से आते हैं तो मैं क्या खाऊंगी? मुझे फिर उस दिन भूखा रहना पड़ता था, इसीलिए मैं रोज़ ही एक रोटी बहू से ज़्यादा ले लेती थी और यह रोटियां इस दिन के लिए बचा कर रखती थी जब घर में खाना नहीं बनता हो, और इन रोटियों को पानी में भिगो करके अचार के साथ खा लेती हूँ और 2 बिस्कुट खा करके पानी पी लेती हूँ। बेटा और बहू अम्मा जी की बातें सुन करके शर्म से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। बेटी भी अपने भाई को डांटते हुए कहती है कि भाई, क्या कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है? अरे तुम उसको खाने को भी नहीं देते होगे, तभी तो माँ बक्से में सूखी रोटियां छुपा करके रखी हैं। माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, सब कुछ माँ और पिताजी का ही है, और फिर भी तुम है कि एक एक रोटी के लिए तरसाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। आपके भी बच्चे हैं, भगवान ना करे कि कल के दिन आपको भी बक्से में रोटियां छुपा करके रखनी पड़े, तो फिर आपको कैसा लगेगा? अपनी बहन की बातें सुन करके भाई को बहुत बुरा लगता है और वह माँ के पास जाकर रोने लगता है। माँ के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी माँ के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा हूँ। आज मुझे आपकी सूखी रोटियाँ देख करके एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बेटा अपनी पत्नी से गुस्सा करके कहता है कि अंदर वाला कमरा माँ के लिए खाली कर दो और माँ अंदर वाले कमरे में हम सबके साथ रहेगी और हम जो खाएंगे वह मेरी माँ भी खाएगी। अगर माँ का पेट खराब होगा भी तो मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, लेकिन अब मेरी माँ रूखा सूखा खाना नहीं खाएगी। अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मेरी माँ की तबीयत भी खराब होगी तो मैं खुद उन्हें दवाई दिलवाने ले जाऊंगा और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर बहू जल भुन जाती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि अगर कुछ कहा तो उसकी सास उसको और उसके पति को घर से बाहर निकाल देगी। तब उन्हें किराए के घर में जाकर रहना पड़ेगा। शहर में किराए का घर भी लेना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी अपनी सास की सेवा करने लगी। अब उनकी बेटी अनुष्का को अपनी माँ की ज़्यादा चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर भाई और भाभी माँ के साथ कुछ गलत करेंगे तो माँ ही उनके लिए काफ़ी है, उन्हें सबक सिखाने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से माँ इनकी जातियाँ बर्दाश्त कर रही थी।
वह सोचती थी कि आखिर है तो मेरी औलाद ही, लेकिन रागिनी जी को एहसास हो गया था कि अगर औलाद गलत रास्ते पर चलने लगे तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए सख्ती तो बरतनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, रागिनी जी की बेटी ने रागिनी जी के लिए अपने भाई भाभी से जो कहा उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।